नेक्स्ट हम करेंगे प्रेसिडेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी आता है सब पहले वो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, कैसे अपॉइंट होता है, कैसे उसको हटाया जा सकता है और क्या क्या उसके पास पावर होती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस वगैरह सब हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में करेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट, देखो सबसे पहले पार्ट 5 में हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव गिवन है ना। जब हमने पार्ट किए थे कि टोटल 25 है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब 22 पार्ट्स थे, है ना। बाद में अभी इस टाइम 25 हो चुके हैं। तो जो पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव गिवन है, ठीक है, इसमें कौन कौन इंक्लूड है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ठीक है। यूनियन की जो सेंट्रल लेवल पे कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, है ना, और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर अटॉर्नी जनरल। ये सारे एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कहाँ से आर्टिकल, कहाँ से कहाँ तक डील करते हैं, आर्टिकल 52 से 78 तक, ठीक है। आर्टिकल 52 टू 78। पार्ट 5 में क्या गिवन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या इंक्लूड है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अभी देखो प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। हेड होता है इंडियन स्टेट का जो फर्स्ट सिटीजन है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, और वही क्या है, हेड है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। देखो दो पढ़ते हो, एक तो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, एक पीएम। रियल जो हेड होता है वो पीएम की सारे फंक्शन से, जैसे न्यूज सुनते हो ना, तो ज्यादातर पीएम पीएम ही, पीएम वहां गए, पीएम ने ये किया, ये लॉन्च की स्कीम, ठीक है। तो ज्यादातर पीएम के बारे में सुनते हैं क्योंकि वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, वो ही काम करता है मेनली, ठीक है। प्रेसिडेंट बस एक तरह से हेड है इंडियन स्टेट का, बस नाम एक तरह से कि अगर कोई एक्ट लेके आना है, ठीक है, बिल पास करवाना है तो उस पर साइन चाहिए प्रेसिडेंट के, ठीक है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। और रिपब्लिक नेचर पढ़ते हैं ना हम कि इंडिया जो है रिपब्लिक है, मतलब कि जो हमारा हेड है, हेड कौन है, प्रेसिडेंट, वो क्या है, इलेक्टेड है, ठीक है, कोई किंग नहीं है कि हेरिडिटरी रूल नहीं चल रहा है इंडिया पे। क्या है, जो हेड है इंडिया का, मतलब कि प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, तभी जो इंडिया है वो रिपब्लिक है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी देखो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है कोई प्रेसिडेंट। अभी देखो यूएसए में अगर देखोगे तो वहां प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टली जो वहां के सिटीजन है वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे इंडिया में नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो पीपल वोट नहीं करते उसमें, ठीक है। उसमें कौन वोट करेगा, लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स, ये याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और ऐसे ही सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। देख लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ना कि नॉमिनेटेड, ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। ऐसे ही सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही जो है वोट देते हैं, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी के इलेक्टेड मेंबर्स भी और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी, और साथ में दिल्ली पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ना दिल्ली और पुडुचेरी में, ठीक है। तो यहाँ पे इनके इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन वोट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, ठीक है। यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, जब उनका इलेक्शन होता है, जब उनको चुना जाता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो क्या ये वोट करते हैं, नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। अभी देखो कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट पहले तो
हर एक एमएलए का वोट, हर एक एमपी का वोट, उनकी वैल्यू कैसे निकलती है देखो। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स है ना, इनकी वोट की वैल्यू क्या है? इनकी वोट की वैल्यू है उस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उसको ऊपर रखते हैं और जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। जैसे कि केरला में ही लगा लो, जैसे कि पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है, मान लो कुछ भी हो, ठीक है, 2 करोड़, उसको ऊपर रख लिया, ठीक है। नीचे उसमें टोटल नंबर ऑफ की केरला के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर बैठते हैं, उसको यहाँ पे नीचे रख लेंगे, मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है। ऐसे एमएलए की जो वोट है उसकी वैल्यू निकलती है। ऐसे ही एमपी की वैल्यू की, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है? जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल मेंबर, देखो जो एमएलएस का हमने काउंट किया ना, ये इन सब की हर एक जितनी निकली है उनकी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स, उसको ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वन डे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उन दोनों में स्टेटमेंट बेस्ड और ये आया भी हुआ है, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं आया, थोड़ा प्रैक्टिकल आया था, ठीक है। बस कैसे एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल पॉपुलेशन जितनी स्टेट में है उसको ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई 1/1000। ऐसे ही एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो टोटल हमने ये वैल्यू निकाली है उसको ऊपर रख लेंगे और जो पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको नीचे रख देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे उससे। अभी देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो जब भी इलेक्शन की बात होती है उसका एक तरीका होता है करने का, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलती है हर एक कैंडिडेट को, और कैसे मिलती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे हो, और ये सीक्रेट बैलेट से होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि देखो यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि जैसे 4 पार्टी हैं और लोग वोट दे रहे हैं, 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट दे रहे हैं, ठीक है, जो भी उस इलेक्शन में इंक्लूडेड है, जो वोट करने के लिए है, वो वोट दे रहा है, वो ऐसा, अगर उन्होंने वोट दे दिया, ठीक है, और इसके पास सबसे ज्यादा वोट बने, ठीक है, वो मतलब जीत जाएगा, ठीक है। ये एक इलेक्शन का हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होगा जो भी वोट कर रहा है वो इन 4 कैंडिडेट को ऐसे प्रेफरेंस देगा कि मुझे फर्स्ट नंबर पे ये चाहिए, सेकंड नंबर पे ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए, फोर्थ पे ये चाहिए, ठीक है। और जो उसके फर्स्ट नंबर पे सबसे कम प्रेफरेंस है उसका वोट फिर दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे सबसे कम वोट मिले होंगे जिसको, उसका जो वोट है फिर दूसरे नेक्स्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, एक तो इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो, ठीक है। और कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कई बार क्वेश्चन में मतलब पीवाईक्यू में एक मैंने देखा था, ऐसे आया हुआ था, नोट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, नोट लगा दिया, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऐसे उनके प्रेफरेंस ऐसे ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो इस पद्धति का, इस सिस्टम का यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अभी देखो, टू बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वन मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो जितने वोट हो रहे हैं उसमें से एक फिक्स्ड कोटा उसको सिक्योर करना ही पड़ेगा। और ये फिक्स्ड कोटा कितना होता है? ये होता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जितने वोट आए हैं डिवाइडेड बाय 2+1, बस इतना, ठीक है। मतलब जितने टोटल वोट किए जा रहे हैं डिवाइडेड बाय 2+1,
ठीक है? इतना उसको सिक्योर करना ही पड़ेगा अगर प्रेज़िडेंट बनना है तो, ठीक है? अभी देखो डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेज़िडेंट जो इलेक्शन होता है प्रेज़िडेंट का, ठीक है? उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल, ठीक है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा है कि ये वोट में नहीं इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना था, ठीक है? ये तो गलत सिस्टम सही ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुआ इलेक्शन, तो उस सब डिस्प्यूट को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा और उसी का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, ठीक है? इफ इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज़ अ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड अगर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो उसने जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहते हुए काम किया है, ठीक है? डन बाय हिम बिफोर डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। ठीक है, इस टाइम पीरियड के लिए वो प्रेसिडेंट इस टाइम पीरियड पे इलेक्ट हुआ, प्रेसिडेंट बन गया। इस टाइम से इस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कि ये तो सही नहीं है, इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो इस टाइम पीरियड में जितने भी उसने एक्ट जो भी काम किए हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो भी इनवैलिडेट हो जाएँगे, वो रहेंगे, ठीक है? वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है? 2 चीज़ कौन देखता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को? के डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड है और जिस बीच में प्रेसिडेंट ने कुछ काम किया है, कोई लॉ पास किया है, तो वो इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा, वो फोर्स में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है? एक बार यहाँ से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट प्रेसिडेंट है, ठीक है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स और दो अलग कौन सी दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है? यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर का कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? जब इम्पीचमेंट होगा तब तब सिर्फ ये और इनके मतलब वो तभी करेंगे। वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ जब प्रेज़िडेंट को इलेक्ट किया जा रहा है, तो ये ऐड होते हैं, ठीक है? और ये एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू हो गई और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया, ठीक है? और एक फिक्स कोटा है जो कि उसको सिक्योर करना ही पड़ेगा अगर प्रेज़िडेंट बनना है तो और इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है, ठीक है? नेक्स्ट हम करेंगे क्वालिफिकेशंस, ठीक है? क्वालिफिकेशंस की अगर किसी को प्रेज़िडेंट बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि कुछ डिग्री जैसे पहले तो देखो, पहले तो वो ऑब्वियसली सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि बाय बर्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि बाय बर्थ हो इंडिया में, ठीक है? वो कैसे भी हो सकता है पर सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा है एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, ठीक है? 35 एज होनी चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और उस वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालीफाई होना चाहिए, कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालीफाई है, ठीक है? 35 एज, सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हेल्ड कर रहा हो, ठीक है? कोई जॉब ना कर रहा हो गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो अगर कोई प्रेसिडेंट पहले ही है वो और वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते। ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। कौन? मिनिस्टर भी लड़ सकता है, गवर्नर भी लड़ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट खुद भी। ठीक है? जैसे कि इंडिया में तो है ना प्रेसिडेंट कितने टाइम तक ही बनो, है ना? कि 3 टर्म तक भी 15 साल, 20 साल जिस टाइम तक अगर वो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ले रहा है, उसको हटाया नहीं जा रहा है, उसने इम्पीचमेंट नहीं हुई है, उसने रिज़ाइन नहीं किया, डेथ नहीं किया, तो वो कितने भी टाइम तक रह सकता है। जबकि यूएसए में सिर्फ वो 2 टर्म ही तक ही रहता है। 2 टर्म के बाद उसको जाना ही पड़ता है। ठीक है? लेकिन इंडिया में देखो वो जो ऑलरेडी सिटिंग प्रेज़िडेंट भी, वाइस प्रेज़िडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ये प्रेज़िडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट बन सकते हैं। ये इनको ये नहीं माना जाएगा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? वैसे क्वालिफिकेशन में क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करने होने चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है? ये लड़ सकते हैं, प्रेज़िडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। नॉमिनेशन ऑफ
candidate for election to the office of president must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. जो नॉमिनेशन है, मतलब कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन कर रहा है खुद को कि मैं प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट खड़ा होना चाह रहा हूँ, तो उसको क्या करना है, उसका जो ये लेटर है, मतलब नॉमिनेशन लेटर, उसको 50 इलेक्टर्स स्टार्टिंग में और 50 इलेक्टर्स बाद में उसको साइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक, जो प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट है, ठीक है, उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 आरबीआई में डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शुरू के इंपॉर्टेंट है ये चार। ठीक है, ये चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एवरी कैंडिडेट सिक्योरिटी, मतलब इसमें अमाउंट ना दे, ऐसे पूछ लेंगे कि हर एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट करवानी होती है, यस और नो, तो यस। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल टू बी फॉरफिटेड इन केस, अगर वो कैंडिडेट फेल हो जाता है, उसे जितने वोट पोल हुए हैं उस इलेक्शन में, अगर उसका 1/6 नहीं मिलता, तो उसकी जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए 15,000 क्या ही होंगे। ओथ, अब ये क्वालिफिकेशन है, इलेक्शन भी पास कर लिया, प्रेसिडेंट बन गया, तो जो बन गया है प्रेसिडेंट, वो ओथ किसके अंडर लेगा, मतलब यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खड़े होंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऐसे ओथ लेगा। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके साथ जो है, ठीक है, वो एडमिनिस्टर करेंगे इस ओथ को। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्शन है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे, ये प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बन सकते हैं, कौन, प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर। ठीक है, और जो नॉमिनेशन है कैंडिडेट का प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो 50 एज अ प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स से उनको साइन करवाना पड़ेगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अमाउंट करवानी पड़ेगी, और अगर उन्हें टोटल वोट्स जितने पोल हुए हैं उस इलेक्शन में उसका 1/6 नहीं मिलता है, तो उसकी जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगी, वो रख लेंगे, उसको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, और किसके अंडर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है उस टाइम पे प्रेजेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, ये इस पेज पे ये वाला स्टार पॉइंट है कि कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो एससी के सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, और ये वाले 4 पॉइंट ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंडीशंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कंडीशंस दी हैं कि जो प्रेसिडेंट बनेगा उसे ये सब मतलब फॉलो करना है, मतलब मिलेगा भी और ये सब मानना है। ठीक है, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई जरूर होना चाहिए, पर लोकसभा राज्यसभा में मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तीनों में से किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर मेंबर है तो जिस दिन वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ उसे वो सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इफ इज होल्डिंग ही इज डीम्ड टू, उसकी सीट को जो है त्यागना पड़ेगा उसे। ठीक है, वैकेंट करनी पड़ेगी सीट, वैकेंट। ठीक है, मतलब ऐसा मानते हैं ना कि प्रेसिडेंट किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी पार्टी की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बल जबकि वो होता है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद ही, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही बात माननी होती है प्रेसिडेंट को, और कुछ ज्यादा उसे खुद से करना नहीं होता। ठीक है, तो वो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो अपनी सीट उसे खाली करनी पड़ेगी, इन तीनों में से किसी में भी है तो। ठीक है, एंड शुड नॉट, ये तो है ही क्वालिफिकेशन में था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हेल्ड करना, उससे रेजिडेंस मिलेगा जिससे उसका रेंट पे नहीं करना है, ये तो हर गवर्नमेंट को मिलता हो, तो फिर भी पहले है ना, फर्स्ट सिटीजन है उनको तो बहुत ही ज्यादा मिलेगा, एमेंडमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरी वगैरह उसे सब मिलेगी। ठीक है, दिस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड बाय, अगर देखो डिमिनिश उसको कम नहीं किया जा सकता, जैसे 2025 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है और उसकी सैलरी है 3 लाख, ठीक है, तो 2027 में जाके उसकी सैलरी को 2,50,000 नहीं किया जा सकता। ठीक है, बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दिस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड बाय द पार्लियामेंट।
ठीक है, ये है कंडीशंस, ठीक है? सैलरी देख लो 3 लाख पर एनम ही है, ठीक है? इस टाइम पे और उसे बहुत सारा, बहुत कुछ अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ही एन्जॉयज़ पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज़ ऑफिशियल एक्ट। वो कुछ भी ऑफिशियल एक्ट कर रहा है अपने ऑफिस में रहते हुए तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। लायबल लीगल भी लायबल नहीं है मतलब कि जनता सवाल पूछती है वो अलग बात है, उसका भी जवाब नहीं मिलता, लेकिन कोर्ट भी सवाल नहीं पूछ सकता, ठीक है? कोर्ट को तो बिठाया इसलिए कि वो सवाल पूछे लेकिन वो भी नहीं कर सकता। इतना वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं ना प्रेज़िडेंट, तो वो इम्यून है। सॉरी, वो इम्यून है और जो ऑफिशियल एक्ट कर रहा है अपने उनके लिए, ठीक है? ड्यूरिंग हिज़ टर्म ऑफ ऑफिस ही इज़ इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है? ये गवर्नर के लिए भी है सेम, ठीक है? जब हम स्टेट गवर्नमेंट करेंगे उसमें गवर्नर भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी सेम है। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 मंथ्स नोटिस सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल देखो, ऑफिशियल से तो नहीं होगा कुछ, ठीक है? अगर उसने पर्सनली कुछ किया है, तो उसको मतलब नोटिस दे सकते हैं 2 महीने का, ठीक है? 2 महीने का सिविल प्रोसीडिंग्स में, यहाँ भी क्राइम नहीं है, पर्सनल एक्ट में कुछ सिविल प्रोसीडिंग्स में ही हम उसको मतलब कि कोर्ट उसको 2 मंथ का नोटिस दे सकता है, ठीक है? हाँ, बस यही सेम है गवर्नर के पास भी है, ठीक है पावर। नेक्स्ट है हमारा टर्म कि ये कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहता है। वैसे तो देखो हमें पता है कि 5 साल के लिए होता है लोकसभा भी, ठीक है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी, तो प्रेसिडेंट भी होल्ड करता है ऑफिस फॉर 5 इयर्स, ठीक है? 5 ईयर के लिए एंड कैन रिजाइन बाय गिविंग लेटर टू वाइस। अगर उसे रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट किसको देता है? अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? ठीक है? पीएम को नहीं देता, पीएम क्यों क्यों देगा वो, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा वाइस प्रेसिडेंट को। कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, उसको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है एंड कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर के बाद भी वो ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक कि उस नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, ठीक है? री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 टाइम के लिए, 3 टाइम के लिए, 4 टाइम के लिए, कितने भी टाइम तक के लिए उसको री इलेक्ट किया जा सकता है। यूएसए में तो सिर्फ 2 टर्म के लिए ही, ठीक है? कि जैसे कि बराक ओबामा, ठीक है? कि 4 साल एक बार, 2 साल कंटीन्यूअसली बस मतलब 2 बार ही रह सकते हैं कंटीन्यूअसली उसके बाद तो उसे हटना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कितने भी टाइम तक प्रेज़िडेंट बना जा सकता है री-इलेक्ट होके, ठीक है? इम्पीचमेंट ये था टर्म कितने साल के? 5 साल की टर्म होती है और उसे रिज़ाइन करना है तो किसको देगा अपना रेज़िग्नेशन लेटर? वाइस प्रेज़िडेंट को देगा, ठीक है? बस ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये तो इम्पीचमेंट तो पढ़ेंगे ही, तो वैसे भी हो ही जाएगा कि हाँ, इम्पीचमेंट के थ्रू तो रिमूव कर ही सकते हैं। देखो अभी इम्पीचमेंट हो रहा है, उसको हटाया जा रहा है, ठीक है? क्यों हटाया है? फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया, तो उसको हटाया जा रहा है, ठीक है? उसी हटाने को इम्पीचमेंट बोल रहे हैं। आज तक वैसे किसी प्रेज़िडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं हटाया गया है, ठीक है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है और क्यों है? क्यों हटाया जाता है? फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउ अब इस इम्पीचमेंट की प्रोसेस देख लो, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? और पता भी होना चाहिए कि कैसे होती है प्रेज़िडेंट की इम्पीचमेंट। देखो, जो इम्पीचमेंट का मोशन या जो भी है, ठीक है? मोशन एक तरह से, वो उसकी इम्पीचमेंट का ये मोशन किसी भी हाउस या लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, जिस भी हाउस में लेके आना है, लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही लेके आ सकते हो, नहीं राज्यसभा में भी लेके आना है तो लेके आ सकते हो, ठीक है? और जिस हाउस में लेके आ रहे हो उसके 1/4 मेंबर के द्वारा वो साइन होना चाहिए। जैसे लोकसभा में लेके आ रहे हैं तो उसके जो 1/4 मेंबर हैं उनके द्वारा साइन होना चाहिए। ला रहे हैं उसी टाइम, ठीक है? कैन बी इनिशिएटेड जो प्रेज़िडेंट का इम्पीचमेंट है वो किसी भी हाउस में आ सकता है, इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। ये कैचिंग पॉइंट है, हमें पता है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है
तो कई बार सोचते हैं कि शायद सिर्फ प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात है और बहुत बड़ी बात है तो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकती है। ऐसा नहीं है, दोनों हाउस में, ठीक है? राज्यसभा में भी आ सकती है, लोकसभा में भी आ सकती है और जिस हाउस में आ रही है उसके 1/4 मेंबर के द्वारा वो साइन होना चाहिए, ठीक है? 14 डेज़ नोटिस नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का नोटिस देना होता है, ठीक है? कि हम आपके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लेके आ रहे हैं और 14 डेज़ पहले उसको नोटिस देना होता है। Resolution is passed by majority of 2/3 of the total membership of that house. अभी देखो, मेजोरिटी एक तो सिंपल मेजोरिटी कि जितने प्रेजेंट हैं उसका हाफ से एक ज्यादा, ठीक है, वो होती है सिंपल मेजोरिटी। दूसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है कि जितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस सेशन में जितने भी प्रेजेंट हैं मेंबर, उनका हाफ और प्लस वन, ठीक है। मतलब जितने टोटल, देखो, स्पेशल मेजोरिटी भी दो तरह की होती है। एक तो जितने टोटल मेंबर हैं, ठीक है, उस हाउस के जितने टोटल मेंबर हैं, उनका हाफ हाफ के द्वारा साइन हो, ठीक है। दूसरा जितने प्रेजेंट हैं उनका 2/3, ठीक है। ये होती है स्पेशल मेजोरिटी एक तरह की। दूसरी तरह की स्पेशल मेजोरिटी कि देखो, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ये जो हाउस के टोटल मेंबर है ना, इनका 2/3, ये अलग ही स्पेशल मेजोरिटी है। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट चीज है ये करवानी, मतलब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। कौन से वाली मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी कौन सी? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उस हाउस में जितने मेंबर हैं टोटल, उनका 2/3, ठीक है। सेंड टू द, फिर एक हाउस में जिसमें इनिशिएट हुआ, ठीक है, उसके 1/4 ने साइन करके इनिशिएट किया था, फिर जो टोटल है उसके 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करवा लिया, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। और दूसरा हाउस जो है, जो इस हाउस ने उस पर लिखा है कि क्यों इम्पीच कर रहे हैं, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा दूसरा हाउस, ठीक है। एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर हाउस पास कर देता है रिजोल्यूशन, 2/3 मेजोरिटी, यही देख लो, वही सेम मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। तो वो अगर पास कर देता है तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट रिजोल्यूशन इज टू पास, जिस डेट को रिजोल्यूशन पास हुआ है उसी डेट को प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या है? लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। ध्यान रखना है कि दोनों हाउसेज में आ सकता है और जिस हाउस में आ रहा है उसके जो 1/4 मेंबर है उसके द्वारा साइन होना चाहिए और जब आ गया तो पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? हमें चाहिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जितने टोटल मेंबर है उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है? और इससे पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, जो दूसरा हाउस है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है? अगर इन्वेस्टिगेट करने के बाद 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो पास कर देता है, तो फिर प्रेज़िडेंट को उसी टाइम जिस डेट को वो रिज़ॉल्यूशन पास हो गया दोनों हाउसेस से, तो रि प्रेज़िडेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इम्पीचमेंट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाइदर हाउस अभी इलेक्शन के टाइम और नॉमिनेशन के टाइम, सॉरी, इम्पीचमेंट के टाइम, है ना? इम्पीचमेंट के टाइम। देखो, इलेक्शन के टाइम तो इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब इसकी इम्पीचमेंट हो रही है, तो यहाँ पे देख लो, स्टेट और बाकी जो ये दिल्ली और पुडुचेरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? कोई लेना-देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ लोकसभा और राज्यसभा के जो टोटल सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट, नॉमिनेटेड भी, इलेक्टेड भी, प्लस नॉमिनेटेड भी, ठीक है? लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स, इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, ये है इम्पीचमेंट, ठीक है? ये समझ आया? इलेक्शन में तो सिर्फ़ इलेक्टेड, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इम्पीचमेंट में जो स्टेट का तो कोई लेना-देना ही नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो जाना नहीं है इम्पीचमेंट के टाइम पे, ठीक है? इम्पीचमेंट के टाइम पे लोकसभा, राज्यसभा के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो करेंगे, ठीक है? अभी देखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली, पुडुचेरी, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है? अब आज तक जो है कोई भी प्रेज़िडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, ठीक है? स्टार मार्क। आ गया इम्पीचमेंट का समझ, ठीक है? नेक्स्ट देखो, वैकेंसी। वैकेंसी देखो, मतलब प्रेज़िडेंट का अगर किसी वजह से वैकेंट हो जाता है ऑफिस, ठीक है? तो क्या होगा?
ऑन एक्सपायरी किस किस केसेस में वैकेंट हो सकता है प्रेसिडेंट का ऑफिस? ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर, 5 साल उसके पूरे हो गए हैं, ठीक है? फर्स्ट केस है। दूसरा केस है उसने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन किसको करता है प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट को। तीसरा केस है उसको इम्पीच कर दिया फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? उसने वायलेशन कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसको इम्पीच कर दिया। बाय डेथ, डेथ ही हो गई, ठीक है? अदर डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कुछ है, ठीक है? कौन-कौन से केस हैं? या तो उसका टर्म ही 5 साल का पूरा हो गया है, या उसने वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर दिया है, या फिर इम्पीचमेंट हो चुकी है उसकी, या डेथ हो गई है, या फिर कोई अदर रीज़न है, ठीक है? तो इन केस में देखो, अगर 5 साल पूरे हो गए हैं प्रेज़िडेंट के, तो उस टाइम पे वही काम करेगा जब तक कि नेक्स्ट प्रेज़िडेंट नहीं आ जाता। यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे वाइस प्रेज़िडेंट आएगा कि नहीं आएगा? 5 साल पूरे हो गए और वो प्रेज़िडेंट है अभी ऑफ़िस में, तो वही नेक्स्ट प्रेज़िडेंट के इलेक्शन तक वही बैठेगा, ठीक है? वही सँभालेगा। यहाँ पे वाइस प्रेज़िडेंट का कोई लेना-देना नहीं है, जब 5 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है? इन सब केसेज़ में रेज़िग्नेशन दे रहा है, मतलब प्रेज़िडेंट ने रिज़ाइन कर दिया वाइस प्रेज़िडेंट को रेज़िग्नेशन लेटर देके, इम्पीचमेंट हुई है उसकी बाय डेथ, ठीक है? या अदर कोई डिस्क्वालिफ़िकेशन है, तो इन सब केस में वाइस प्रेज़िडेंट आएगा, ठीक है? और जब तक ये सब सॉल्व नहीं हो जाता, नेक्स्ट प्रेज़िडेंट नहीं आ जाते, तो वाइस प्रेज़िडेंट जो है प्रेज़िडेंट की भूमिका निभाएगा। ये यहाँ पे सिर्फ़ एक केस में देखो, यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेज़िडेंट काम कर रहा है, वही काम करेगा 5 साल पूरे होने के बाद भी, जब तक कि नेक्स्ट प्रेज़िडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाता, इस एक केस में, ठीक है? बाकी जो बच गया उसमें वाइस प्रेज़िडेंट अपनी भूमिका निभाएगा प्रेज़िडेंट की, ठीक है? और उसे वो सब मिलेगा जो प्रेज़िडेंट को मिलता है, ठीक है? देखो यहाँ पे, ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर, 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, तो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, ठीक है? अ, इलेक्शन वैसे तो अगर टर्म के एक्सपायरेशन से पहले ही इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट के, अगर डिले हो गए हैं तो उसमें जो प्रेसिडेंट है पहले ही, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, वही कंटिन्यू करेगा जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाती। ठीक है? वैसे तो पहले ही हो जाने चाहिए। ठीक है? हमें पता लग गया है 5 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है? तो पहले ही इलेक्शन करवा लो। अगर लेकिन किसी वजह से नहीं होते हैं, तो जो प्रेसिडेंट अभी है वही काम करेगा तब तक जब तक कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं हो जाते। ठीक है? इन केस में क्या होगा? इलेक्शन टू फिल वैकेंसी विदिन 6 मंथ्स ऑफ वैकेंसी ऑफिस। इन वजह से अगर वैकेंसी हो रही है तो 6 महीने के अंदर आपको पूरा ट्राई करना है कि भरनी ही भरनी है वो प्रेज़िडेंट की जो ऑफिस खाली पड़ा है, ठीक है? तब तक वाइस प्रेज़िडेंट कौन काम करेगा? वाइस प्रेज़िडेंट। व्हेन सिटिंग प्रेज़िडेंट इज़ अनएबल टू डिस्चार्ज हिज़ फंक्शन, हाँ, इन केस में तो करेगा ही। एक और है, अगर जो सिटिंग प्रेज़िडेंट है वो बीमार चल रहे हैं या किसी वजह से ऑफिस में नहीं आ सकता है, ठीक है? तो भी कौन काम करेगा? वाइस प्रेज़िडेंट डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस अंटिल प्रेज़िडेंट रिज़्यूम्स, ठीक है? एक केस में जब 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे से साफ-सुथरी तरह से रिटायरमेंट ले ली है, तो जो पहले प्रेज़िडेंट ही है, वो ही बैठेंगे, ठीक है? लेकिन ये कुछ टेढ़ा-मेढ़ा हो गया, रिज़ाइन दे दिया, इम्पीचमेंट हो गई बाय डेथ, ठीक है? अदर डिस्क्वालिफिकेशन, इनमें वाइस प्रेज़िडेंट बैठेगा और पूरा ट्राई करना है कि अगले 6 महीने के अंदर प्रेज़िडेंट के इलेक्शन हो जाए, ठीक है? और अगर वो बीमार हो जाते हैं सिटिंग प्रेज़िडेंट, ठीक है? इलनेस की वजह से ऑफ़िस में नहीं आ सकते हैं या कुछ और वजह है, ठीक है? तो भी वाइस प्रेज़िडेंट ही प्रेज़िडेंट की भूमिका निभाएँगे। इन केस ऑफिस ऑफ वाइस प्रेज़िडेंट इज़ वैकेंट, अभी देख लो रेयर सिचुएशन प्रेज़िडेंट भी नहीं है, तो उसकी जगह कौन लेता है इन केस में? कौन लेता है? वाइस प्रेज़िडेंट। अब वो भी नहीं है, तो कौन? सीजेआई, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेज़िडेंट की भूमिका निभाएँगे। ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है? मतलब बस कर लो कि वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, अगर फिर चलो मान लो कोई ऐसे बच्चे होते हैं ना क्लास में पूछने वाले, मैम मैम फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो फिर तो सीजेआई, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने ओथ दिलवाई थी वो खुद ही आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, ये हो गया, वैकेंसी हो गई, टर्म हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, कंडीशंस हो गई, ठीक है? बाकी का प्रेसिडेंट का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने क्या किया है, इस लेक्चर में हमने क्या किया है, प्रेसिडेंट, ठीक है? उसकी क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन अच्छा बताओ क्या एज चाहिए हमें प्रेज़िडेंट बनने के लिए, प्रेज़िडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए? 35, ठीक है? सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई फ़ॉरेनर आके नहीं बन सकता, सिटीज़न ऑफ इंडिया। और और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालीफाई होना चाहिए,
ठीक है? और दूसरी कंडीशन जब इलेक्ट हो जाता है प्रेज़िडेंट, तो उसे क्या बताओ, अगर लोकसभा, राज्यसभा का मेंबर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है वो, तो उसे वो सीट छोड़नी पड़ेगी। इन सब का मेंबर रहते हुए वो प्रेज़िडेंट नहीं बन सकता। ठीक है? इम्पीचमेंट, बताओ इम्पीचमेंट अगर प्रेज़िडेंट को हटाना है, तो क्या हम सिर्फ लोकसभा में इम्पीचमेंट का मोशन ला सकते हैं? नहीं, किसी में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है? और दोनों में ही जब लेके आ रहे हैं, जिस हाउस में आ रहा है, मान लो लोकसभा में ही आ रहा है, तो उसके 1/4 मेंबर के द्वारा वो साइन होना चाहिए, ठीक है? और पास होने के लिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने टोटल मेंबर हैं, उनका 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिए, ठीक है? इसमें आया जैसे मान लो लोकसभा में, ठीक है? तो वो दूसरे हाउस में जाएगा, अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है, तो फिर लोकसभा में जाएगा। तो जो जिस हाउस में जा रहा है, वहाँ पे वो सेकंड हाउस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे वो चार्जेस सही लग रहे हैं, तो वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करेगा और जिस दिन उसने पास कर दिया प्रेज़िडेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है? प्रेज़िडेंट किसके अंडर ओथ लेता है? सीजेआई के अंडर, ठीक है? और अगर देखो प्रेज़िडेंट की वैकेंसी इन वजह से हो सकती है, अगर सुथरी तरह, ठीक है? सही तरीके से अगर उसकी रिटायरमेंट हो रही है कि 5 साल पूरे हो गए, तो क्या करना है, वो जो प्रेज़िडेंट बैठा है, नेक्स्ट प्रेज़िडेंट के इलेक्शन तक वही बैठा रहेगा, क्योंकि खुश-खुश है, ठीक है? और रेज़िग्नेशन, इम्पीचमेंट और डेथ इन वजह से तो ये मतलब कि इतनी दुखी की बात है, वो जाएगा ही जाएगा, रिज़ाइन कर दिया तो क्यों बैठा रहेगा? इम्पीच ही कर दिया, पागल थोड़ी है लोकसभा, राज्यसभा वाले मेजॉरिटी में पास करवाते फिर रहे हैं और फिर उसको ही बैठाएँगे, क्यों बैठाएँगे? ठीक है, यहाँ पे वाइस प्रेज़िडेंट डेथ होगी, ठीक है? अदर डिस्क्वालिफिकेशन इनमें वाइस प्रेज़िडेंट काम करेगा, प्रेज़िडेंट की तरह, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।